हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूँ। 10th के साइंस में हम लोग अपवर्तन पढ़ चुके हैं। एक स्लैब द्वारा, एक समतल कांच के गुटके द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को हम समझ चुके हैं। आइए देखते हैं कि एक समतल कांच का गुटका क्या होता है। देखिए, कांच का गुटका जो कि एक बिल्कुल समतल होता है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये एक समतल कांच का गुटका है। आप देखिए, इससे किस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए, इसको हम इस तरह से फिगर इसका बना सकते हैं कि जैसे ये आपका एक कांच का गुटका हुआ। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ये दिख रहा है उसी तरह से हमने इसको बना दिया। सपोज कर लेते हैं इसका सिर्फ ये पृष्ठ आपको दिखा रहे हैं। अब जैसे ये प्रकाश की कोई किरण इस पर आपतित हो रही है, ये वायु माध्यम है, ये कांच है, ये आपका कांच है, ये माध्यम आपका वायु है और फिर ये माध्यम आपका वायु है। वायु विरल माध्यम है। विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगा प्रकाश तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ये अपवर्तन का नियम हमने जाना है। और इसी तरह से अब जब ये सघन माध्यम से वायु माध्यम मतलब कांच से वायु में यहाँ प्रवेश करेगा तो फिर ये ऐसे निर्गत हो जाएगा। इसका मतलब अभिलंब से दूर हट जाएगा। हम ये देखते हैं कि ये जो आपतित किरण है और ये जो निर्गत किरण है, ये एक दूसरे के ये समानांतर होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इसे हम पढ़ चुके हैं। और आज हमको क्या पढ़ना है, देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। कांच के गुटके से नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है, ये हम पढ़ चुके हैं। और हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। अब प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म क्या होता है और इसके द्वारा किस तरह से अपवर्तन होता है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म भी एक कांच का ही गुटका होता है। कांच का गुटका इसलिए क्योंकि ये समांगी और अपवर्तक, इसमें प्रकाश को अपवर्तित करने का भी गुण हो। देखिए, ये एक प्रिज्म है। क्या है ये? प्रिज्म है। प्रिज्म क्या है? देखिए, इसके ये जो दो तल हैं, आप देखिए, एक तल आपका ये है और एक तल ये है और एक इसी तरह से तल नीचे भी है। ये आपके जो तल हैं ये कैसे हैं? आयताकार हैं। ये देखिए, आयताकार हैं। इसका मतलब कि आयताकार हैं और समतल हैं। तो दो समतल पृष्ठ इस तरह से एक दूसरे से मिले हुए हों और एक समांगी माध्यम, ये जो आपका माध्यम है ये एक समांगी माध्यम, समांगी पारदर्शी माध्यम बनाता है। तो ये जो समांगी पारदर्शी माध्यम बनाता है इसको हम कहते हैं प्रिज्म। तो सबसे पहले ये देखते हैं प्रिज्म की परिभाषा हम क्या लिखेंगे। देखिए, प्रिज्म क्या है? किसी समांग एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए समतल पृष्ठों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि ये दो समतल पृष्ठ हैं और ये एक कोण पर यहाँ झुके हुए हैं और ये कैसा माध्यम है? समांग एवं पारदर्शी माध्यम है। तो इसको हम कहते हैं प्रिज्म। ये हो गया आपका प्रिज्म हो गया। अब ये दोनों जो आपके पृष्ठ हैं, जो दोनों आयताकार आपके पृष्ठ ये दिख रहे हैं, इससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। इससे क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस पृष्ठ को हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। देखिए, अपवर्तक पृष्ठ क्या है? प्रिज्म में जिन दो पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है वो अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। तो ये अपवर्तक पृष्ठ हो गए। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ आप देखिए एक कोण पर यहाँ झुके हुए हैं, मतलब एक कोण पर दोनों मिल रहे हैं।
जिस कोण पर ये मिलते हैं इस कोण को हम अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा था कि अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण क्या होता है। अपवर्तक पृष्ठ के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ये दोनों आपके समतल पृष्ठ ये अपवर्तक पृष्ठ हैं और इस अपवर्तक पृष्ठ के बीच का ये जो कोण है वो कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म कोण को हम लोग ए से प्रदर्शित करेंगे। अब ये देखिए दोनों जो ये अपवर्तक पृष्ठ हैं ये एक कोर पर मिल रहे हैं। ये एक कोर, यहाँ देखिए एक कोर बन रही है। इस कोर को हम अपवर्तक कोर कहते हैं। अपवर्तक कोर, अपवर्तक पृष्ठ जिस कोर पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहते हैं। अच्छा, अब ये अपवर्तक कोर या अपवर्तक कोण भी आप कह सकते हैं, ये कोण भी हुआ। इसके सामने का जो पृष्ठ होगा ये देखिए, ये जो पृष्ठ होगा अगर प्रिज्म को हम रखेंगे तो कैसे रखेंगे, ये इस तरह से रखेंगे। इसका मतलब कि ये वाला जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा, बेस होगा, आधार होगा। तो अपवर्तक कोर के सामने का पृष्ठ ये प्रिज्म का क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, आधार कहलाता है। तो प्रिज्म का आधार देखिए, अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। ये प्रिज्म का आधार हो गया। ये तो था प्रिज्म के बारे में। अब प्रिज्म से किस तरह से अपवर्तन होता है यह सीखने के लिए इस अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत इसको हम काटें, ऐसे क्रॉस सेक्शन ले। कैसा, इसका अभिलंबवत क्रॉस सेक्शन है ना, परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन। तो आपको उधर से देखने में, अभी तो ये पूरा ऐसे प्रिज्म आपको दिख रहा है, ऐसे आपको उधर से देखने पर सिर्फ ये त्रिभुज दिखेगा। ये 3 समतल आकृतियों से घिरा हुआ रहता है, इसलिए आपको ये सिर्फ त्रिभुज दिखेगा। अब अभिलंबवत काट में हम जो फिगर देंगे वो सिर्फ त्रिभुज का देंगे, सिर्फ त्रिभुज बनाएंगे। तो अब देखिए हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये एक आपका प्रिज्म है। अब चूंकि आपने पढ़ा है, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। अभी आपने पढ़ा कि ये इसका बेस हो गया, ये दोनों पृष्ठ इसके अपवर्तक पृष्ठ हो गए और ये जो कोण होगा ये प्रिज्म कोण होगा। अब आप बिल्कुल जान चुके हैं। अब देखते हैं कि अच्छा ये माध्यम आपका हो गया, कांच माध्यम हो गया, बाहर आपका वायु माध्यम है। अब मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण ये इस अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है। मान लेते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण ये PQ ये इस अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित हो रही है। अब हम क्या सीख रहे हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन ये हम फिगर से ही समझते हैं, इसमें सिर्फ फिगर आपको समझ लेना है। तो अपवर्तक पृष्ठ ये AB है, इस AB पर PQ प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। आप देखिए इस पृष्ठ पर ये अभिलंब है, तो अब ये ऐसे सीधे ना जा करके क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी। अभिलंब की तरफ झुका दीजिए, आगे ये बढ़ा। अब दूसरे ये अपवर्तक पृष्ठ पे पड़ा। अब इसका अभिलंब इस पृष्ठ से ये आप खींच दीजिए, ये आपका अभिलंब हो गया। अब जब ये बाहर निर्गत होगा तो क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, इसलिए अभिलंब से ये दूर हट जाएगा। ये अभिलंब से दूर हट गया। मान लेते हैं कि ये PQ आपतित किरण आपकी हुई, ये आपकी आपतित किरण, ये अपवर्तित हुई, तो हम इसको अपवर्तित किरण भी कह सकते हैं। अपवर्तित किरण, और अपवर्तित किरण आप PQ R मान लेते हैं, चलिए इसको, और इसे यस ले लेते हैं। RS आपका निर्गत किरण होगा, निर्गत किरण।
तो इस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है प्रिज्म द्वारा। आपतित किरण ये इस प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हुई, अभिलंब की तरफ झुकी, इस समांग माध्यम में आगे बढ़ी और अब यह वायु में जाएगी, तो कांच से वायु में जा रही है इसलिए अभिलंब से दूर हट गई, तो ये निर्गत किरण हो गई आपकी। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और जानते हैं। ये आप जानते हैं कि ये जो कोण हो गया ये आपका प्रिज्म कोण हो गया। अब एक परिभाषा आप सीखेंगे कि आपतित किरण को ऐसे आगे बढ़ा देने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, ये जिस कोण पर मिलते हैं उसे हम विचलन कोण कहते हैं और उसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये जिस कोण पर मिलते हैं, मान लेते हैं कि ये डी बिंदु पर मिल रहा है और डी बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो डेल्टा है। इन्हीं दोनों आपतित और निर्गत किरणों के बीच ही, ये नीचे वाला कोण नहीं लेंगे क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, ये पीछे बढ़ रहा है, तो इनके बीच का ये जो कोण कहलाता है ये कहलाता है विचलन कोण। इसे डेल्टा से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे, विचलन कोण क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जिस कोण पर मिलते हैं उसे विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और हम यहाँ देखेंगे कि देखिए ये आपका आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये आई आपतन कोण हो गया। और अगर आप लिखना भी चाहें तो इसे आर डैश लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, इसे आर डैश लिख सकते हैं। आगे आप जानेंगे, फिर ये वैल्यू आपकी आई ही हो जाएगी, आगे की क्लास में आप जान लेंगे। और यहाँ आर और आर डैश भी आपका बराबर हो जाएगा। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जब हम इसको कम करते हैं, क्या है, आपतन कोण को बढ़ाएं। हाँ देखिए, तो हम ये कह रहे थे कि आपतन कोण आई का मान बढ़ाने पर विचलन कोण डेल्टा का मान पहले घटता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे घटता है। देखिए, अगर हम आई और डेल्टा के बीच एक ग्राफ लें तो ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलता है। ये आपका सबसे मिनिमम मान होगा। मान लेते हैं कि आई हम इधर डिनोट कर दे रहे हैं और डेल्टा इधर डिनोट कर दे रहे हैं, तो ये आपका सबसे मिनिमम मान होगा। ये आपका डेल्टा एम कहलाता है, ये आपका मिनिमम मान, ये डेल्टा एम कहलाता है। जब हम आई का मान बढ़ाते हैं तो आई का मान आप बढ़ाएंगे तो डेल्टा का मान पहले घटता है। जैसे आई का मान हम बढ़ा रहे हैं, आई का मान यहाँ से हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इधर डेल्टा का मान घटता जा रहा है, आप देखिए। और आई का मान हम यहाँ तक के बाद और बढ़ाते जाएं, तो आई और बढ़ाते जाएंगे तो फिर डेल्टा का मान बढ़ता जाएगा। तो पहले ये जैसे डेल्टा का, आई का मान घट रहा है तो डेल्टा बढ़ रहा है, फिर यहाँ से आप देखिए आई का मान बढ़ रहा है, तो एक मिनट, आई इधर कर देते हैं और डेल्टा एम इधर कर देते हैं। आई का मान हम बढ़ा रहे हैं, ये आप डेल्टा एम कर दीजिए। तो आई का मान हम घटा रहे हैं, सॉरी आई का मान बढ़ा रहे हैं, तो आप देखिए डेल्टा एम का मान घट रहा है। पहले यहाँ तक न्यूनतम हुआ, अब इससे हम आई का मान और बढ़ा रहे हैं तो अब डेल्टा एम का मान बढ़ने लगता है। मतलब ये सबसे मिनिमम मान हो गया। ये जो मिनिमम मान होता है इसको हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, इसका मान होता है न्यूनतम विचलन कोण। तो ये अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण इसको हम कह सकते हैं। इसे आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं
कि आपतन कोण आई का मान बढ़ाने पर विचलन कोण डेल्टा का मान पहले घटता है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए न्यूनतम मान प्राप्त करने के पश्चात विचलन पुनः बढ़ता है। इस न्यूनतम विचलन कोण के मान को अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम कहते हैं। ये मिनिमम आपका डेविएशन कहलाता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। प्रिज्म कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। अभी हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में पढ़ा। अब इसमें प्रिज्म कोण भी हम जान रहे हैं और अपवर्तनांक से पहले हम पढ़ चुके हैं। तो उस जो प्रिज्म के पदार्थ है, प्रिज्म का जो पदार्थ है, इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण में क्या संबंध है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आप जो है इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे। अभी 10th में आपका प्रूफ नहीं है, सिर्फ सूत्र है। ये सूत्र आप जान लीजिए, n = b sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2। क्या है? n = b sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2। n क्या है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। यहाँ हमने लिख दिया है n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, a प्रिज्म कोण है, डेल्टा m ये न्यूनतम विचलन कोण है। तो ये याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल लगेंगे। n = b sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2। ऐसे ही न्यूनतम विचलन के लिए या अल्पतम विचलन के लिए आपतन कोण तथा प्रिज्म कोण में संबंध। आपतन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध होता है, I आपतन कोण हो गया, I = b a प्लस डेल्टा m बाई 2, जहाँ I आपका आपतन कोण हो गया। अल्पतम विचलन के लिए ही अपवर्तन कोण तथा प्रिज्म कोण में क्या संबंध होता है? तो अपवर्तन कोण को R से हम लिखते हैं, R = b a बाई 2। R जो है आपका अपवर्तन कोण हो गया। इन सूत्रों पर आधारित ये हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या है? प्रश्न ये है, एक प्रिज्म कोण 60 अंश है। प्रिज्म कोण 60 अंश है, इसका मतलब कि A बराबर आपका कितना हो गया? 60 अंश। A कितना हो गया? 60 अंश। तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। अल्पतम विचलन कोण को हम किससे लिखते हैं? डेल्टा m से। कितना हो गया ये? 38 अंश। ये आपको दिया गया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किससे हम लिखते हैं? n से। n हमें ज्ञात करना है। हमें a पता है, डेल्टा m पता है। तो आप देखिए, a और डेल्टा m अगर पता है तो n हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र आपको पता है, n = b sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2। चलिए इसी से हम सूत्र से पता कर लेते हैं, लगा देते हैं इसको। n = b, सूत्र भी एक बार लिख देते हैं, याद भी हो जाएगा। साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2। चलिए साइन हो गया, a की वैल्यू 60 अंश प्लस डेल्टा m आपका 38 अंश बाई 2 होल डिवाइडेड साइन a बाई 2 मतलब 60 अंश और बटा 2। चलिए देखते हैं, साइन 60 और प्लस 38 कितना हो गया आपका? 8 6 3 9, 98 अंश बटा 2, फिर डिवाइडेड साइन ये 30 अंश हो गया। साइन 98 अंश बटा 2, साइन 2 चौक 8, 2 9 18, 49 अंश और बटा साइन 30 अंश, ये 30 अंश हो गया। साइन 49 अंश का आपको मान दिया गया है। कितना मान दिया गया है? 0.75 बाई साइन 30 अंश का भी मान दिया गया है। वैसे आपको याद भी है कि 1/2 हो गया। 2 ऊपर चला गया, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 1.5। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, 1.5 हम सिर्फ लिखेंगे। तो इस तरह से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हम n ज्ञात कर सकते हैं।
दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। तो आइए देखते हैं। 60 अंश कोण है, इसका मतलब A हो गया कितना, 60 अंश, और अपवर्तनांक मतलब n कितना हो गया, √2। अल्पतम विचलन की स्थिति में आपको ज्ञात क्या क्या करना है, अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण मतलब पहला आपको ज्ञात करना है डेल्टा m, अल्पतम विचलन कोण। दूसरा आपको ज्ञात करना है अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण को हम किससे लिखते हैं, सॉरी आपतन कोण, आपतन कोण को I से लिखते हैं। और तीसरा हमें ज्ञात करना है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं। ये तीन चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सूत्र लगाते हैं। n = b साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2। पहला हम हल कर रहे हैं। आप देखिए n का मान आपको दिया गया है, n दिया गया है कितना, √2। चलिए √2 लिख दिया। फिर साइन a 60 अंश दिया गया है, डेल्टा m हमें ज्ञात करना है, बाई 2 हो गया, बाई साइन a का मान दिया गया है 60 अंश, तो 60 अंश हो गया और बटा 2 हो गया। फिर आगे देखते हैं, √2 = b साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन 60/2 मतलब 30 अंश हो गया, और साइन 30 अंश का मान कितना हो गया, 1/2। तो यहाँ हम 1/2 सीधे लिख दे रहे हैं। 1/2 से यहाँ गुणा हो गया। आप देखिए आपका हो गया √2 × 1/2, ये = b साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2 हो गया। तो ये 1/√2 हो गया आपका, हम इसे लिख सकते हैं 1/√2, और ये हो गया हमारा साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2। 1/√2 इसका मान कितना है, साइन 45 अंश का मान ये होता है, तो साइन 45 अंश लिख दिया। और ये हो गया हमारा साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m और बाई 2। दोनों तरफ से आप साइन कैंसिल कर दीजिए, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से देख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 45 अंश और गुणे 2 कितना हो गया, 90 अंश। तो 90 अंश बराबर हो गया आपका 60 अंश प्लस डेल्टा m। ये इम्प्लाइज कर रहा है डेल्टा m की वैल्यू आपकी हो गई 90 अंश माइनस 60 अंश, कितना हो गया, 30 अंश। तो आपका डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण, ये डेल्टा m कितना आ गया आपका, 60 अंश। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा आप हल करिए। दूसरा हमको I ज्ञात करना है। I के लिए हमारा संबंध है न्यूनतम विचलन के लिए I = b a प्लस डेल्टा m और बाई 2। a का मान कितना है, 60 अंश, 60 अंश लिख दीजिए। डेल्टा m अभी आपने ज्ञात किया 30 अंश, ये 30 अंश लिख दीजिए, और बटा 2, 60 30 90/2 मतलब कितना हो गया, 45 अंश। तीसरा आपको ज्ञात करना है r। तीसरा बहुत आसानी के साथ आप ज्ञात कर सकते हैं। तो r = b हो गया आपका, यहाँ संबंध दिया गया है a/2, बहुत ही सरल है। a की वैल्यू आपको यहाँ दी गई है 60 अंश, तो 60 अंश बटा 2 हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया 30 अंश। तो इस तरह से इन सूत्रों पर आप न्यूमेरिकल आसानी के साथ लगा सकते हैं। प्रूफ आपको आगे की क्लास में मिलेगी। और आपने आज पढ़ा प्रिज्म क्या है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, न्यूनतम विचलन क्या है, न्यूनतम विचलन और प्रिज्म कोण में संबंध क्या है, और इस पर आपने न्यूमेरिकल देखा। इसे आप कंप्लीट करिए। अगली वीडियो में हम आपको
इस प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण बताएंगे, इंद्रधनुष का बनना बताएंगे, किस तरह से इंद्रधनुष के बनने का कारण होता है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।